Welcome to my YouTube channel, Sonu Kumar Jha. राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। क्लास 10th में जो बोर्ड होता है वो जीवन का पहला बोर्ड है। हमारे लाइफ में हम सब ने एग्जाम तो डेफिनेटली हजारों बार फेस किया, नर्सरी से लेकर के 10th तक। लेकिन ये जो एक डर होता है बोर्ड का, वो आते हुए स्टूडेंट्स को भी थोड़ा नर्वस कर देता है। तो हमें सबसे पहली बात कि हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। इट इज़ नॉट आवर फर्स्ट अटेम्प्ट। हमेशा याद रखना, जैसे नॉर्मल टेस्ट देते हो बिल्कुल उसी की तरह अपने को देना है। बस दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखना, दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना क्या है कि हमें जो भी आता है इस तरह से लिखना है कि सामने वाला पढ़ सके, मतलब रीडेबल हैंडराइटिंग होगा। क्योंकि बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे डॉक्टर की हैंडराइटिंग में लिखते हैं, सब कुछ आता हुआ भी उनके मार्क्स जो है लो लेवल पे चले जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से विनम्र विनती है कि हैंडराइटिंग रीडेबल लिखना। दूसरी बात, केमिस्ट्री टोटल गुजरात बोर्ड हो या सीबीएसई हो, केमिस्ट्री ओनली 25 मार्क्स, उससे ज़्यादा केमिस्ट्री आपको देगा। पूरे साइंस 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 25 मार्क्स फिजिक्स, सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी, नहीं तो सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 25। कोई एक सब्जेक्ट 30 का होगा जिसमें 100% केमिस्ट्री नहीं है 30 मार्क्स का। तो ये याद रखना, केमिस्ट्री 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। कौन कौन सा? पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन, जो 7 मार्क्स का होगा। याद रख लेना, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाना, क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के नाम से ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें से जा करके देख लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी मैंने आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया है, ऑनलाइन भी पढ़ाया। अगर आपको ऑनलाइन में जाकर के फिर से एक बार रिवाइज करना है, उसको भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो। पूरा रिव्यू करने के बाद फिर चैप्टर नंबर 3 जो सबसे ज्यादा वेटेज रखेगा, याद रख लेना, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये दोनों 7-7 चैप्टर के होंगे, लेकिन जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अच्छा ये अपने आप में 9 मार्क्स के चैप्टर। तो याद रख लेना, 9 मार्क्स का हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल। गुजरात बोर्ड में हो सकता है स्लाइटली चेंज हो, 9 मार्क्स का एसिड बेस कर दिया हो, 8 मार्क्स का मेटल एंड नॉन मेटल कर दिया हो, इसलिए घबराना नहीं है। और बाकी जो 25 में से बच गया 7 या 8 मार्क्स, वो हम लोग कार्बन एनालिसिस करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे जो बच्चों के लिए एक डर पैदा होता है कार्बन एनालिसिस कंपाउंड, उस चैप्टर का बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें थोड़ा भी आप लोगों को डिफिकल्टीज फेस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है, देखो बच्चा, अब बोर्ड्स की नजरिया से पढ़ना है हमें। अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट। अपने को सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा भाषण के रूप में नहीं जाना है, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में सबसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मैं तुम लोगों को कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, एलिमेंट है, इसका नाम है, एलिमेंट्स नेम, उसका नाम है कार्बन। इसका सिंबल जो होता है वो C से डिनोट किया जाता है। एकदम बच्चे की तरह पढ़ा रहा हूँ, बच्चे की तरह पढ़ लो, सीख लो, आगे काम आएगा। इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। एटॉमिक मास की तरफ मैं चल रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन्स, याद रख लेना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका 2 और 4, तो लास्ट सेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। इसकी वैलेंसी की अगर हम बात करें तो वैलेंसी भी इसकी 4 होगी। और रही बात दूसरा जो 2 मेन है कि ये नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है और अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज में ये सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो अगर हम इसके अकरेंस की बात करते हैं तो 0.02% इन नेचर एंड 0.03% इन अर्थ। तो आपको बस ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, दिमाग में याद रख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये छोटा सा, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें है क्या।
तो इससे रिलेटेड मैं इसलिए यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो दो पॉइंट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, पूरा का पूरा कार्बन एसिड कंपाउंड उसी पे डील करेगी। अगर ये दोनों नहीं आएगा तो समझ लो फिर थोड़े डाउट्स। इसीलिए मैंने क्या किया, इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आशा करता हूँ आप लोग ये डिस्क्रिप्शन से सेटिस्फाइड होंगे। आप लोग सेटिस्फाइड है? चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड पेज ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है ये कितने तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाता है तब एलिमेंट्स 4 या 4 से ज्यादा भी होगा तब भी एलिमेंट्स जो है शेयरिंग करना चालू कर देते हैं। मतलब वह इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो शेयरिंग की बात आई है वो टॉपिक का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। याद रखना प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग। बोलोगे सर व्हाट इज दिस केमिकल बॉन्डिंग? तो केमिकल बॉन्डिंग का मतलब हो गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। बोलोगे सर जब कोई दो एटम अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन या शेयर करते हैं तो उसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। राइट? यस राइट। केमिकल बॉन्डिंग मतलब वही हो गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी। दोनों एटम्स अपने एक दूसरे की स्टेबिलिटी को अटेन करेंगे, जिस कारण से उन दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड का निर्माण होता है। उसी बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड जनरली अगर तुम क्लास 11, 12, 9, 10 की बात करो तो 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। दूसरे बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरे बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चौथे बॉन्ड का नाम है मेटालिक बॉन्ड। पांचवें बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और लास्ट जो है हमारा दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल्स बॉन्ड। तो ये 6 टाइप्स के बॉन्ड हैं जो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही पढ़ना है, एक तीसरा भी पढ़ेगा आयोनिक, कोवेलेंट। यही 3 हमको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब कोई भी दो एलिमेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? एक देता है और दूसरा लेता है। ट्रांसफर का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर किया, तो मेरे अकाउंट से डेबिट है, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट है, मेरा लॉस तुम्हारा गेन। ठीक उसी प्रकार से आयोनिक बॉन्ड, जब कोई मेटल अपने लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई दूसरा नॉन मेटल उस लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, जो मेटल लूज करता है, तो उन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हुआ बच्चों? ट्रांसफर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब लॉस एंड गेन। जैसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 287, एटॉमिक नंबर 70। अब देखो इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा 28 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये 288 हो जाएगा। तो देखो इसके लास्ट सेल में भी 8 हो गया, इसके लास्ट सेल में भी 8 हो गया। तो लॉस एंड गेन दोनों हुआ है। इसी प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनके द्वारा जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, जो हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है, जिसमें प्रॉपर्टीज भी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। राइट? चलिए अब इस चैप्टर की बात करें। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, शेयरिंग तभी पॉसिबल है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। बोलोगे सर ऐसा क्यों? तुम कॉमन सेंस लगाओ, हमको चाहिए कितना लास्ट सेल का 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कोई दूसरा एटम उसको 5 इलेक्ट्रॉन देगा? क्या कोई दूसरा एटम उसको 6 इलेक्ट्रॉन देगा? क्या कोई दूसरा एटम उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। तो इससे बेटर क्या है कि वो अपने लास्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, और उसके बाद वो दूसरे को देकर के अपने लास्ट सेल में, प्रीवियस सेल में ऑक्टेट कर दे। लेकिन यहाँ पर जब कोवेलेंट की बात आती है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मिनिमम 4, याद रखें ना, मिनिमम 4। कार्बन तो है ही बच्चों। 4 के अलावा नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7। इस तरह से 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या मिनिमम 4 होगा तो ही कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर पाएंगे और शेयर करके एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएंगे।
तो कोवेलेंट बॉन्ड का ये चैप्टर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया व्हेन टू एटम्स शेयर देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट its octet is called sharing of electron, and this type of chemical bond is called covalent bond. जैसे मान लो मैं तुमको बताता हूँ, ये रहा कार्बन, पहला कार्बन जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 4। बोलोगे सर क्या क्रॉस से डिनोट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? जब किसी भी दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को डिनोट करना है तो एक एटम को क्रॉस से, दूसरे एटम को डॉट से। इसी स्ट्रक्चर को लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जो नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर जब भी आप डॉट स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे तो एक एटम को क्रॉस से डिनोट करना, दूसरे एटम को डॉट से, ताकि ये लगे दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन नहीं। गॉट इट? तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कार्बन दिया, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 और लास्ट सेल में 4, टोटल उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो ये 4 वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने क्रॉस से डिनोट। अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो इसको किसी भी एलिमेंट के साथ करूंगा तो ये अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। जैसे मान लो इसके पास 4 हाइड्रोजन मैंने रख दिए, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कार्बन क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। तो शेयर करने से क्या बेनिफिट होगा? देखो कार्बन के पास इस चारों एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग पार्टनर मिल गया, कार्बन के पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन के पास इसका डुएट कंप्लीट। तो हाइड्रोजन के पास जो डुएट होता है वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। हर एलिमेंट की एफिनिटी होती है, एफिनिटी को हिंदी में चाहत कहते हैं। जब हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं तो हर एलिमेंट की एफिनिटी होती है कि वो लास्ट सेल में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे। इनर्ट गैस कौन कौन से हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, यही सारे इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैं। तो हर एलिमेंट की चाहत होती है कि वो लास्ट सेल में इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे। तो हाइड्रोजन की चाहत थी वो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मतलब डुएट इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास इनसे ज्यादा है उनकी चाहत होगी कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे कार्बन की चाहत थी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन की चाहत थी 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2 1 2। देख दोनों खुश ना, शेयरिंग करने से यही बेनिफिट होता है कि भैया सामने वाला भी खुश, मैं भी खुश। मुझे जब जरूरत हुई मैंने ले लिया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, उसको जब जरूरत हुई वो ले लिया, उसका डुएट कंप्लीट। मतलब शेयरिंग पार्टनर। तुम लोगों ने नाम सुना होगा बिजनेस के बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, तो शेयर होल्डर्स का मतलब भी होता है कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गया बच्चा? ये है कोवेलेंट की एक सबसे बड़ी खासियत। ये चारों बॉन्ड नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? नहीं आएगा 10th स्टैंडर्ड में, इसीलिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने बारीकी से ले गया और तुम लोगों को समझाया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में कहेगा ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2 C2 B2 H2 N2। तो सर ये क्या बकवास कर रहे हो? बच्चा बकवास नहीं कर रहा हूँ, दो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखना है और उसके बाद यस एनी डाउट? आप लोगों को कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट? मिस्टर ऋषित आपको कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O2। O2 का मतलब क्या हो पहले समझो। 2 एटम मतलब 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मतलब ये O2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। बोलोगे सर ये सब याद रखना पड़ेगा? नहीं याद रखोगे तो फिर पाले में पढ़ोगे, इसीलिए याद रखना जरूरी। कम से कम 20 तक तो याद कर ही लो। 9th वाली टीचर सिखाती है ना बच्चा, 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से 20 तक अपने को आना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 and 6। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा बेटा, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट सेल में 6 है। 6 का मतलब हो गया वैलेंस सेल। 1 2 3 4 5 6, इसके पीछे 1 2 3 4 5 6। बोलोगे सर दोनों तो ऑक्सीजन है तो दोनों को डॉट दे सकते हैं। देख बच्चा यही रीजन है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, एक को क्रॉस से डिनोट कर, एक को डॉट से डिनोट कर, ताकि पता चल सके दोनों एटम क्या। अब देखो बच्चा इसके पास 6 है, कितना चाहिए इसको? 2। क्यों? 6 + 2 8 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसके लिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इस तरह से तुम देखोगे इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक उसी प्रकार से इसने भी शेयर किया, इसका भी ऑक्टेट देखोगे, ये रहा ऑक्टेट कंप्लीट।
दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, O2 मॉलिक्यूल स्टेट। तो ये इसका डॉट स्ट्रक्चर है। तो क्या तुम लोग N2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या तुम लोग H2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? क्या तुम लोग F2 का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? एकदम सिंपल है। N2 मतलब 2 नाइट्रोजन, एक और एक, 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, याद रख लेना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होंगे 5, दोनों सेल में 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्यों? क्योंकि 5 + 3 8। तो देख लीजिए नाइट्रोजन का 8 कंप्लीट, इस नाइट्रोजन का भी 8। यस और नो? यस। तो इस तरीके से तुम लोगों को नाइट्रोजन का मैंने बना दिया, तुमको हाइड्रोजन का बनाना है और फ्लोरीन का बनाना है। क्या बना सकते हो आप लोग? यस और नो? वीडियो को पॉज करें और कुछ देर बनाओ। और पॉज बटन को तुम लोग स्टार्ट कर लो। तुम लोगों ने बनाया होगा स्ट्रक्चर, मैं बना के दिखाता हूँ, थोड़ा मैच करना, जस्ट अपने को मैच करना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक बाजू क्रॉस, एक बाजू डॉट। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इसका भी डुएट कंप्लीट, इसका भी डुएट कंप्लीट। इस तरह से हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर होगा। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 मतलब कितना होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों फ्लोरीन ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा। और हमेशा याद रख लेना, जितने बॉन्ड शेयर हो बीच में उतना ही रखना। जैसे मैंने देख लो यहाँ पे नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड शेयर था, तो यहाँ पे 3 ही लिखा। ऑक्सीजन में 2 शेयर था, तो 2 ही लिखा। बाकी सबको अपने को बाजू में लिखना है, इधर इधर इधर, बराबर। तो ये था बच्चा अपना डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्का 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 बोर्ड में 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा ही आएगा, पक्का गारंटीड क्वेश्चन। 2 मार्क्स तो मिनिमम लिख के ले लो मेरे से कि 2 मार्क्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर पक्का आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, तभी जाकर के तुमको समझ में आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर। आइए आइए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। बच्चों ये नॉमेनक्लेचर की दुनिया सिर्फ 10th तक ही नहीं सीमित रहने वाली है। 11th 12th हर जगह काम आएगा, लेकिन 10th के बच्चे हो तो उतना एडवांस लेवल में नहीं सीखना, अपने को 10th बेसिस पे ही सीखना है। मेरा अगर तुम लोग जाना क्लास 12 के प्लेलिस्ट ऑप्शन में मैंने एक वीडियो बनाया था IUPAC नॉमेनक्लेचर का, जो लगभग 50 मिनट का वीडियो है। उसमें 8 9 10 11 12 सारे स्टैंडर्ड के लिए बेसिक फॉर्म्स हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लास है स्पेशली कार्बोनाइलेट्स कंपाउंड का क्लास है, इसमें तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कोशिश करना, जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी समझ में आ जाए। एटलीस्ट पास हो जाएगा तो तुम्हारा भाव देगा, नहीं तो भाव भी देने वाले नहीं है। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। What is this IUPAC नॉमेनक्लेचर? बेटा नामकरण है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका माँ बाप नाम करते हैं, तो भैया तेरा नाम सन्नी, इसका नाम बॉबी, इसका नाम हेमा मालिनी। तो उसी तरह से बच्चा केमिस्ट्री में जब कंपाउंड बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, उसका एक हेड, सबसे पहले पेरिस में इसका हेडक्वार्टर था जिसका नाम था IUPAC। अभी इसका हेडक्वार्टर अपना अमेरिका में हो गया है, लेकिन सबसे पहले पेरिस में आया था 1960 में। तो इसमें करना क्या होता है? इसमें केमिस्ट्री का इसका जो फुल फॉर्म जाओगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब एकता, प्योर मतलब शुद्ध, अप्लाइड मतलब यूज होने वाली, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र। पूरे विश्व में जो सबसे सटीक नाम कोई कंट्री सजेस्ट करेगा, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब जानते हो, संस्थान। संस्थान मतलब कोई कंपनी होती है ना, जस्ट लाइक दैट। ये एक कंपनी है, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। पर डे हजारों की संख्या में नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंपाउंड का नाम ये लोग सजेस्ट करके वहाँ पे भेजते हैं। अगर उसने ग्रांट कर दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तो भैया ये नाम 100% वैलिड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा इथेनॉल, है ना? तो वो इथेनॉल ही क्यों कहते हैं? इंडिया में भी इथेनॉल, न्यूयॉर्क में भी इथेनॉल, रशिया में भी इथेनॉल, जर्मनी में भी इथेनॉल, हर जगह। क्यों? क्योंकि IUPAC ने उनको ग्रांट कर दिया। जैसे तुम्हारा ही नाम, व्हाटएवर इज योर नेम, तुम्हारा नाम जब तुम्हारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट में जब मिल जाता है, फ्रॉम दैट टाइम योर नेम इज दैट एंड इट इज वैलिड टिल योर डेथ। यस और नो?
जब मरते हो फिर भी डेथ सर्टिफिकेट में वही नाम आता है ना, किसने दिया था? उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर तुम लोग बड़ोदरा सिटी में रहते हो तो बीएमसी देगा, अगर तुम लोग सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो तो एसएमसी देगा, अगर तुम लोग दुनिया के किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हो तो बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है। उसके पास ये ऑथोरिटी है क्योंकि तुमने अपना नाम सजेस्ट करके बीएमसी को दिया था, बीएमसी ने एफिलिएट करके तुमको बोल दिया आज से तेरा नाम ये, उसी नाम पर तुम्हारा आधार कार्ड बनता है, उसी नाम पर तुम्हारा पैन कार्ड बनता है, वोटर आईडी बनता है, पासपोर्ट बनता है, वीजा बनता है, सब कुछ बनता है। टिल अगर मर जाओगे तो डेथ सर्टिफिकेट भी उसी नाम से बनेगा। मतलब ये नाम सोच ले कितना वैलिड है। एक नाम होने के लिए भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कितना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से IUPAC ने ये खास करके कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स के लिए इसका नाम होता है। तो टोटल जैसे तुम लोग नर्सरी में 1 से लेकर के 10 तक गिनते थे, ठीक उसी प्रकार से C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ये मान ले मैंने 10 तक दिया, ऐसे 10 तक ही नहीं होते। और काउंटिंग इंफिनिटी जस्ट लाइक दैट कार्बन आल्सो हैज इंफिनिटी। एक कार्बन को कहा जाता है मैथ, 2 को कहा जाता है एम, 3 को कहा जाता है प्रॉस, 4 को कहा जाता है ब्यू, 5 को कहा जाता है पेंट, 6 को कहा जाता है हेक्स, 7 को कहा जाता है हेप, 8 को कहा जाता है ऑक्ट, 9 को कहा जाता है नॉन, 10 को डेक, 11 को अनडेक, 12 को टू डेक। इस तरह से होते जाएगा। कितना लिखूं? 12 तक काफी है तुम्हारे लिए। सबसे पहले ये समझ ले ये काउंटिंग के नंबर्स है। इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में वर्ड्स रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड्स रूट। जैसे तुम लोग न्यूमेरिकल्स या न्यूमरल्स बोलते हो ना मैथ्स में, तो ये वर्ड्स रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ड्स रूट। अब तुमको सिखाता हूँ बेटा, इसके जो कंपाउंड बनेंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब तुमको कुछ नहीं करना है बच्चा, n की वैल्यू पुट करना है और अपने को कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर और नाम। अल्केन में सफिक्स ALE है। ये ALK इज यूज्ड फॉर वर्ड्स रूट एंड दिस ALE इज यूज्ड फॉर सिंगल बॉन्ड्स। जैसे आज फॉर एग्जांपल इफ n इज इक्वल टू 1, C1H2 into 1 plus 2 that is equal to CH4, C1H4। तो C1 मतलब हो जाता है बच्चा मिथ, METH मैथ जिसको बोलते हो, और ALE इसके लास्ट में सफिक्स डालें, मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? कार्बन चारों वाला ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम n की वैल्यू 2 लेते हो, if n is equal to 2, C2H2 into 2 plus 2 that is equal to C2H6। 2 कार्बन लेना है, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा याद रख लेना सिंगल बॉन्ड, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे डिनोट कर देना। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? 2 कार्बन को कहते हैं F या इथ, और सिंगल बॉन्ड को ALE। गॉट इट? क्या इस तरीके से तुम लोग 5 तक लिख सकते हो? मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक? यस और नो? यस। तो फटाफट वीडियो को पॉज करें 5 मिनट के लिए और जल्दी से आप लोग मीथेन से लेकर के पेंटेन तक का स्ट्रक्चर के साथ फॉर्मूला और शेप एंड स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करें। चलो बच्चा पॉज के बाद अब स्टार्ट करो और मैं जो बना रहा हूँ उसको मैच कर लेना। C3 C4 C5 तक तुमने जो बनाया है अल्केन का वो सही बनाया है या गलत बनाया है। जैसे C3 की बात करें तो इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3H2 into 3 plus 2 मतलब C3H8। तो 3 कार्बन है बच्चा, 1 2 3 ऐसे बना लेने का। तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सब पे कार्बन की वैलेंसी 4, मतलब हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, ये अपने को याद रखना है। और सब पे एक हाइड्रोजन डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा प्रोपेन का स्ट्रक्चर। 3 कार्बन એટલે प्रो, सिंगल बॉन्ड એટલે ANE प्रोपेन। अगर 4 कार्बन की बात करें इफ n इज इक्वल टू 4 तो C4H2 into 4 plus 2 यानी कि C4H10। 4 कार्बन 1 2 3 4 ऐसे सिंगल बॉन्ड डाल देने का। हर एक कार्बन का 4 वैलेंसी याद रख लेने का। सिंगल बॉन्ड में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हर कार्बन पर। ये देख लो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 स्ट्रक्चर हो गए। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं। तो ब्यूटेन 5 कार्बन 1 2 3 4 5, इस पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, हर कार्बन के 4 बॉन्ड। यहाँ पे देखोगे तो तुमको यहाँ पे टोटल C5H12 होगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। C5 को पेंट बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड को ANE बोलते हैं। तो ये रहा पेंटेन। आंसर मैच कर लो, तुमने सही बनाया है गलत बनाया है। अगर गलत बनाया है तो करेक्शन कर लेना, सही बनाया तो अपने आप को कांग्रेचुलेशन बोले। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्केन के बाद अल्कीन में।
अगर मान लो ये नीचे वाला तुमको नहीं दिख रहा है तो भी टेंशन मत लेना। 5 कार्बन मैं तेरे को यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5। तो इधर देख ले, हर कार्बन पर 4 बॉन्ड बना देना और सब पे एक एक हाइड्रोजन डाल करके C5H12 कर देना और इसका नाम लिख देना पेंटेन। गॉट इट? C5H12। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अल्केन के अलावा अल्कीन और अल्काइन में। तो ये था बच्चों अल्केन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, सर मेरे को इसका स्ट्रक्चर नहीं आता है, अल्केन में कुछ ऐसा है जो मेरे को। और आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको भी अल्केन में कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जो नहीं आते हैं वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों को कोई डाउट है अल्केन में? यस और नो? एनी डाउट टू एनीवन? नो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अल्कीन की तरफ। तो जो अल्कीन का केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n। और ये स्टार्ट होगा 2 कार्बन से, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ n इज इक्वल टू 2 से। तो 2 डालेंगे तो C2 एंड 2 2 जा 4, C2H4। એટલે कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन। देख लो बच्चा, इसका नाम 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और सफिक्स में यूज करेंगे ENE, इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन। इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3 और H6 हो जाएगा, 2 3 या 6। तो अब 3 कार्बन करेंगे जिसमें से एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड। सिर्फ एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड डालना है। अब देख लो बच्चा, 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 4, सब पे हाइड्रोजन डाल दो। 1 2 3 4 5 6, C3H6। C3 को कहा जाता है प्रो और सफिक्स है ENE, प्रोटीन। अगर n की वैल्यू डालोगे 4 बच्चा तो C4H8, 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड, सबकी वैलेंसी 4। हमेशा याद रख लेना, कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। इसी प्रॉपर्टी को कैटिनेशन प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज। देखना हर नाम के बीच में CH2 का डिफरेंस आएगा। CH2 ये बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो तुमको 4 के बाद 5 करोगे तो CH2 एक और डालो, 5 के बाद 6 करोगे CH2 एक और डालो। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको होमोलोगस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो C4H8 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट और सफिक्स में कहा जाता है ब्यूट। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग इसमें सिर्फ एक ही बना लेना, सिर्फ n इज इक्वल टू 5। आई होप आप लोग बना लोगे, वीडियो पॉज करने की जरूरत नहीं है, घर पे इसको बना लेना और प्रैक्टिस करना। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अल्काइन की तरफ। अल्काइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले तुमको मैं बता दूं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड, उसको 2 कैटेगरीज में बांटेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो अल्कीन और अल्काइल आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और अल्केन आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन किसमें आएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। गॉट इट? चलिए अल्काइन की तरफ चलते हैं हम लोग। अल्काइन, अल्काइन का मतलब हो गया बच्चा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 1 2 3 बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 3 आ गया तो एक एक हाइड्रोजन होते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2, सफिक्स होता है YNE। जैसे 2 कार्बन है तो C2H 2 × 2 - 2 दैट इज इक्वल टू C2H2। 2 कार्बन को इथ बोलते हैं और सफिक्स है आइन, तो इथाइन। स्ट्रक्चर ये रहा तुम्हारे सामने, राइट। अगर हम n की वैल्यू 3 लेंगे, अगर हम n की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? C3H2 × 3 - 2 C3H4। 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड को कहा जाता है आइन, प्रोपाइन। स्ट्रक्चर की बात करेंगे 1 2 3, किसी एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 1 4। इस कार्बन पे कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे होगा 1 2 3 4 और इसमें ऑलरेडी 3 हो चुका है तो 1 होगा 4। तो देख ले 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन, इसी का नाम हो जाएगा बच्चा प्रोपाइन। क्या इस तरह से ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन कर लोगे? मैं तुम लोगों को 3 के बाद 2 और दूंगा, खुद से बनाना है। n = 4 and n = 5। ब्यूटाइन और पेंटाइन का स्ट्रक्चर तुमको बनाना है, ब्यूटाइन और पेंटाइन का। वीडियो को पॉज कर लो और ब्यूटाइन और पेंटाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब वीडियो पॉज को फिर से ऑन कर लो। अब देखो ब्यूटाइन का कैसा स्ट्रक्चर बनाया होगा तुम लोगों ने। n = 4 तो C4H6 हो जाएगा।
मतलब 1 2 3 4 कार्बन में किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 और ये 6। देख ले सबका 4 बॉन्ड होना चाहिए, 4 से कम नहीं, याद रखने का। पेंटाइन C5H8 1 2 3 4 5 किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 1 2 ऑलरेडी है 3 4 1 2 ऑलरेडी है 3 4 1 और 3 4 ऑलरेडी, यहाँ पे 1 डाल दे बस, सीधा सीधी 4 हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मिला लेना स्ट्रक्चर अल्काइल कंप्लीट। तो ये था बच्चा होमोलोगस रिंग्स, वर्साटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड। तुमको एक चीज बता देता हूँ कि वर्साटाइल का मतलब होता है बहुत ही विस्तार रूप से। वर्साटाइल जो मतलब जैसे काउंटिंग कितना है बच्चा, कितना तक तुम काउंट कर सकते हो, अगर तुमको पूछे तो नर्सरी में सिखाया जाता है 10 तक, फिर सीनियर के जी जूनियर के जी 100 200 300, फिर बाद में जैसे 9th में आते हो 8th में आते हो तो पता चलता है इन्फिनिटी तक है। अब इन्फिनिटी किसको कहते हो किसी को पता ही नहीं है, खाली इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नंबर आर कॉल्ड इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार से कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं इसको काउंट करना मुश्किल है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ वर्सेटाइल नेचर। पर डे मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर 1000 से ज़्यादा प्रत्येक दिन। तो सोच रहे अभी कार्बन के कितने बने होंगे, अभी तो सोच रहा होगा एक नया कार्बन का कंपाउंड बन गया होगा। तो जैसे हमारे भारत में जनसंख्या 140 करोड़, हम सोचते हैं भारत में हर एक सेकंड एक नया बच्चा पैदा हो जाए, तो ठीक उसी प्रकार से हर एक दिन 1000 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के। तो इसलिए ये जो नेचर है इसी नेचर को कहा जाता है वर्साटाइल। और दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ, होमोलोगस सीरीज। कोई भी कंपाउंड के बीच में देखना 2 CH2 का डिफरेंस होता है। बोलोगे कैसे सर? जैसे मान लीजिए C4 है बराबर, C4H6 है और C5H8। देखिए एक कार्बन बढ़ा और 2 हाइड्रोजन बढ़ा, CH2 का डिफरेंस है। प्रोपाइल में भी देख लो C3 से C4 में आता, 3 से 1 कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन, 2 से 3 में आता 1 कार्बन बढ़ा 2 हाइड्रोजन। मतलब तुम देखो इस CH2 का ही मेन डिफरेंस है। तो ये CH2 का जो डिफरेंस होता है इसी सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस। समझ में आ गया बच्चा? अब ये था बच्चा जनरल, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? जैसे मान लो सपोज कोई कंपाउंड, उस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उस हाइड्रोजन के बदले कुछ ऐसे कंपाउंड को जोड़ दिया जिससे पूरा का पूरा कार्बन का जो कंपाउंड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। वैसे एटम्स और कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप है। जैसे अल्कोहल, जैसे मीथेन है CH4, एक हाइड्रोजन को हटा दे और OH डाल दे, तो मीथेन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा और मिथेनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा फार अपार्ट डिफरेंस। मीथेन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा और मिथेनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा फार अपार्ट डिफरेंस। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन के साथ जुड़ने पर पूरा का पूरा फिजिकल और पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। चलो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप अपने को 10th में पढ़ना है? ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चा, सिर्फ 4। कितने पढ़ने हैं? 4। कौन कौन सा? अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे ज्यादा पढ़ने का ही बच्चा। तो देख ले यहाँ पे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं पता चल गया? एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी भी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाते हैं और उस पूरे कंपाउंड का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, वैसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप में OH ये इसका सिंबल है, इसका फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH, इसको अल्कोहल कहा जाता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चा OH मतलब हो गया बच्चा अल्कोहल, अल्कोहल। और जैसे मीथेन में लास्ट में ANE डाला था तो ANE में से E हटा देने का और सफिक्स में OL ऑल ऐड करना। दूसरा होता है CHO, अल्डिहाइड इसको बोलते हैं, अल्डिहाइड में से AL ऐड करनी। तीसरा होता है कीटोन, कीटोन में से ONE सफिक्स ऐड। चौथा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है बच्चा COOH, इसमें ओइक एसिड ऐड है, ओइक एसिड। बोलोगे सर ये इधर होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा तब तो तुम लोग देखेगा नहीं, देखेगा नहीं, टेंशन मत। अब मैं सिखा रहा हूँ इसको ध्यान से देखना। OH क्या करूँगा? OH ले से मान ले एक कार्बन अल्केन का, ये है मीथेन, यस और नो, इसको क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया और इसके बदले ऐड कर दिया OH।
तो मीथेन में से क्या कर देगा अपने को, मीथेन में से ई को रिमूव कर देने का, ये जो ई है इसको रिमूव कर देने का, और इसका जो सफिक्स होता है और ये हो गया मीथेनॉल। 2 कार्बन इथेन C2H6 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH ऐड कर दोगे तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, इथेनॉल। 3 कार्बन का बनाओगे तो CH3 CH2 CH2। ये जो है बच्चा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को हटा देना है और OL को तो क्या इस तरह से 5 तक बना सकते हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, जरूर कर लेना, नहीं करोगे तो पछताओगे। अब आ जाओ बेटा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप है मतलब क्या करोगे बच्चा, फंक्शनल ग्रुप है तो अपने को बताना है, जैसे एक कार्बन CHO, यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दो और CHO डाल दो, इसको एक कार्बन मतलब होता है मीथेन, ई को रिमूव करके Al ऐड करना है, मीथेनल। अब दूसरा यहाँ पे CH3 ऐड कर दो, CH3 CHO, इसको कहेंगे इथेनल। CH3 CH2 CHO, अब बीच में खाली तुमको CH2 बढ़ाते जाना है, उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। फिर एक CH2 बीच में डाल दो, CH3 CH2 CH2 CHO, क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका, ब्यूटेनल। तो ये था बच्चा अपना अल्डिहाइड वाला 10 तक, इसका भी कर लेना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ऑक्टेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, नोनानॉल। तो ये 10 तक अपने को कर लेना है। तो अल्डिहाइड और अल्कोहल हो गया। अब आ गया कीटोन पे। कीटोन मतलब देखने बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, हमेशा याद रख लेना बीच वाला कार्बन होगा, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होगा। तो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होंगे तो 3 कार्बन को कहते हैं हम लोग प्रोपेन। प्रोपेन में से ई को रिमूव करना है, ONP डाल देना, प्रोपेनोल। अगर मान ले 4 कार्बन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं तो ब्यूटेनोल। देख जनरली जो हायर स्टैंडर्ड में जाएगा तो जिस पोजीशन पे कीटोन होता है वो पोजीशन लिखना होता है, जैसे 2 प्रोपेनॉल 2 ब्यूटेनॉल ये लिखना होगा। लेकिन 10th में पूछता ही नहीं है पोजीशन बताओ तो 10th में जब पूछेगा तो अपने को जरूरत क्या पूछे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, इस तरह से अपने को। लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान ले HCOOH, एक कार्बन है मीथेन, और मीथेन में से ई को रिमूव करना है और ओइक एसिड ऐड करना है, मिथानोइक एसिड। 2 कार्बन CH3COOH, 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, ई को रिमूव कर दे, ओइक एसिड ऐड कर दे, इथानोइक एसिड। फिर बीच में आप CH2 घुसाते हैं, CH3CH2COOH, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, और ई हटा करके ओइक एसिड ऐड करना है, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टानोइक एसिड, नोनानोइक एसिड, डिकानोइक एसिड। अपने को सबसे पहले याद रख लेने का ये चारों फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये चारों फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से सफिक्स का यूज है। अब एक छोटा सा पार्ट बच गया तुम लोगों का, इसमें प्रीफिक्स। अगर मान लें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हटा करके कुछ ऐसा क्लोरीन, ब्रोमीन, हैलोजन को ऐड कर दे तो उसका नाम वो भी बता देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारा नॉमेनक्लेचर खत्म। उसके बाद अगर तुमको कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट वीडियो में जाना। क्लास 10 प्लेलिस्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वीडियो नंबर 2 अगर तुमको चाहिए तो। नहीं तो मेरे तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं है, तेरे को आता है बहुत मस्ती मेरे, नहीं आता है सीखना है तो जरूर जाके देख लेना, सीखो। आता है वेल एंड गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, नो नीड टू वॉच वीडियो। नहीं आता है सीखना है, अच्छे मार्क्स लाना है 10th में जरूर, नहीं लाना है तो भी मत देखना, लाना है जरूर। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो सबसे पहले मैंने तुमको बताया प्रीफिक्स, अगर प्रीफिक्स ऐड करेगा तो कैसे नेम लिखेंगे। जैसे मान ले बच्चा कि अगर मान ले मीथेन में से मैंने ये मीथेन CH2, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया मैंने और यहाँ पर मैंने Cl ऐड कर दिया, ठीक है बच्चा। एक हाइड्रोजन को हटा करके मान ले इथेन है, ये इथेन है, इथेन में से मैंने इस हाइड्रोजन को हटा दिया और इस हाइड्रोजन के बदले Cl डाल दिया। इसका नाम ऐसा नहीं लिखेंगे इथेन क्लोराइड बच्चा। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले,
इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स याद होगा तुझे। प्रीफिक्स मतलब जो शब्दों के पहले आकर शब्दों का अर्थ बदल दे, उसी को प्रीफिक्स कहते हैं। जो शब्दों के बाद में आकर के शब्दों का अर्थ बदल दे उसे सफिक्स कहते हैं। ये शब्द के पहले आएंगे, इसका नाम पहले लिखोगे क्लोरो, और 2 कार्बन है क्लोरो, ठीक है बच्चों। अगर मान ले तुम्हारे पास CH, ये एक फंक्शनल ग्रुप भी है और यहाँ पर तुमको डाल दिया एक ब्रोमीन, ठीक है बच्चा। तो देखो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 ब्रोमो इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेनॉल भी बोल सकते हो, 2 ब्रोमो इथेनॉल। बोलोगे भैया सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, 2 कार्बोनेट है इथेनॉल, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉल, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, इसलिए 2 ब्रोमो प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा। ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहले, अगर कोई भी हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पहले लगेगा तो ये वर्ड रूप से पहले है। जैसे मान लो 3 कार्बन CH3 CH Cl COOH, बराबर बच्चा। सेकंड पोजीशन पे है क्लोरीन, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो CHLO, 2 क्लोरो। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन और सफिक्स है अपना ओइक एसिड, तो 2 क्लोरो प्रोपोनोइक एसिड। तो इस तरीके से तुम लोगों को IUPAC का जितना भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल टेक्स्ट और एक्सरसाइज दिया है उसको प्रैक्टिस करना। नहीं आए जो भी कंपाउंड इमेज खींच करके अपलोड कर देना मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दूंगा। अगर आता है तो वेल एंड गुड, सारे इंटेक्स सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सबके IUPAC जरूर कर लेना। 2 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन दे रहा हूँ CBSE बोर्ड एंड GSEB बोर्ड, 2 मार्क्स का गारंटी क्वेश्चन। ना आए 2 मार्क्स तुमको इस टॉपिक से, तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो। अगर आए तो एक और किसी को भेज करके बोलना सब्सक्राइब पक्का, लेकिन बोर्ड में रिजल्ट आने के बाद तब तक याद रखेगा कि नहीं रखेगा? रखना पड़ेगा बेटा, फिर गाली किसको देगा? देना तो पड़ेगा ना, इसलिए याद रखना बराबर। तो ये था बच्चा अपना नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट हमारा कंटिन्यू होगा, इसी के नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। उसमें एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ सारे रिएक्शन, इथानोइक एसिड और इथेनॉल का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, सैपोनिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 या 4 मार्क्स जो भी मार्क्स का ये चैप्टर होगा, एक सैपोनिफिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट और दूसरा ये नॉमेनक्लेचर वाला, तो 4-5 मार्क्स तो आउट है। इस पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ ले, 5 मार्क्स तेरे पॉकेट गारंटी के साथ बता। 5 मार्क्स मायने रखती है। 5 मार्क्स आ गया, सोच ले 10% सीधे इंक्रीज साइंस में, इसीलिए 5 मार्क्स अगर लाना है सिर्फ 5 में, सिर्फ 5 में 70 प्लस 60 प्लस ऐसे तो बच्चा जरूर सीखेगा। मैं नहीं कहूँगा लाइक और सब्सक्राइब करने की जरूरत भी नहीं है, इच्छाओ करना, नहीं इच्छाओ अनसब्सक्राइब, फ्री है मेरी तरफ से। गॉट इट, दैट्स ऑल, थैंक यू। हेलो एवरीवन, अगेन वी आर बैक टू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सेकंड पार्ट में पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कार्बन का बेसिक से लेकर के IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर में बुखार पड़ जाता है। बुखार बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए बच्चों, बुखार पड़ेगा तो केमिकल कंपाउंड है पैरासीटामोल, पता ही होगा, वो भी देने के लिए तैयार, लेकिन बुखार नहीं आना चाहिए। देखो बच्चा कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये चारों वेद से ही लिए गए। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद का ये चारों वेद है। और अगर किसी बच्चे ने इस चारों को पढ़ लिया, कोई भी बहाना नहीं मिलेगा कि सर मुझे बुखार है, सर्दी है, खांसी है, कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ सका, इस वजह से आपका वीडियो अटेंड नहीं कर सका, किसी भी हालत में करना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बार फोकस कर रहा हूं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। ये तुम लोगों का क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो इसीलिए इस चैप्टर में बेहतरीन ढंग से पढ़ो ताकि हमें सब कुछ आए। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन को कहा जाता है कंबशन रिएक्शन। तो बच्चा कंबशन का मतलब तो तुम जानते ही हो, जलाना,
किसी को जलाते हो कि नहीं, जेलस फील, लड़कियां एक दूसरे लड़की को जलाती है ना, क्या अरे मेरे पास आईफोन 15 प्रो है, तेरे पास कौन सा है, तो वो बोले कि मेरे पास तेरा प्रो है भैया, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, कंबशन रिएक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, बर्न करना मतलब ऑक्सीडेशन। किसी भी अल्केन को जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ O2, सीधा सीधी समझ ले, एडिशन ऑफ O2 करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस एनर्जी। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? कंबशन। बोलोगे सर ओनली अल्केन? नो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्केन जितने भी फंक्शनल ग्रुप इथेनॉल है, इसको भी चला, यही सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्केन से, जैसे मान लें मीथेन, CH4 प्लस O2 क्या सब देगा? तो बच्चा सबसे पहले दिमाग लगा लेना, जितना कार्बन होगा उतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा वाटर होगा। 4 हाइड्रोजन है तो भैया H2O जो है 2, क्यों? 2 2 जा 4, रिएक्शन बैलेंसिंग चैप्टर नंबर 1। अब देख रहे भैया 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन बराबर। जैसे इथेन ले ले, C2H6, इसको अगर बर्न करना है, कंबशन रिएक्शन करना है, क्या करोगे? 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है 3 H2, फिर ऐड करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 7, 7/2, क्यों 2 7/2? क्योंकि ये 2 है इसीलिए, 2 2 जा 4 जैसे होगा ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे 7। आई बात समझ में? तीसरा ले ले, C3H8, ये तेरा मीथेन है, ये इथेन है और ये प्रोपेन। प्रोपेन को अगर हम बर्न करेंगे बच्चों, 3 कार्बन 3 CO2 और 8 हाइड्रोजन 4 H2, 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 5 O2। भैया कंबशन रिएक्शन में याद रख लेना, जब हम किसी भी अल्केन को ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ साथ में हीट और लाइट, मतलब हीट और एनर्जी जिसको तुम बोलते हो, हीट प्लस लाइट तुमको मिलेगा सब रिएक्शन। बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल हो सकता है? बिल्कुल बच्चा, एक्चुअली जैसे मान ले तेरे घर में LPG सिलेंडर होगा, डेफिनेटली होगा, मम्मी खाना उसी के थ्रू, अदरवाइज आजकल गुजरात गैस सिस्टम आ गया, उसके अंदर में भी सेम वो ब्यूटेन गैस है। ब्यूटेन बोले तो C4H10, ये वही गैस है जो तेरे घर में LPG के अंदर में रहता है, यही वो ब्यूटेन। इसी ब्यूटेन की वजह से तेरे घर में रॉ राइस से बॉइल्ड राइस बनता है, रॉ पल्स से बॉइल्ड पल्स बनता है। तो याद रख लेना, यही वो गैस है जिसके वजह से तुम्हारे घर में खाना बनता है। तो इसी गैस को कंबशन, तेरी मम्मी क्या करती है? लाइटर लेकर के कंबशन रिएक्शन चालू। जैसे लाइटर लेकर के कंबशन रिएक्शन चालू किया तो यहाँ पे तुझे पता होगा तेरे चूल्हे के अंदर में ज्वलन, फ्लेम स्टार्ट होगा। वो ज्वलन कुछ और नहीं है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 4 है तो 4 CO2, 10 हाइड्रोजन है तो 5 H2। बोलोगे सर ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों व्यापार बन के उड़ जाते हैं। मेन काम तेरा हीट और एनर्जी का है। यही हीट की वजह से हमारा प्रेशर कुकर गर्म होता है और बॉइल्ड राइस कन्वर्टेड होता है, रॉ से बॉइल्ड राइस, रॉ वेजिटेबल से बॉइल्ड वेजिटेबल। याद रख लेना, क्लास 11 में एक चैप्टर आएगा थर्मोडाइनामिक्स, उसमें ये एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल्स रखेंगे। अभी 10th में ओनली कंबशन रिएक्शन, कंबशन का मतलब बर्न करना, बर्न करने को केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कहते हैं। किसी भी अल्केन को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट प्लस एनर्जी, ये तो हो गया अल्केन। अब इथेनॉल, इथेनॉल जानते हो, अल्कोहल। अगर मान ले हमने अल्कोहल को बर्न किया तो क्या होगा? अल्कोहल को अगर हम बर्न करें, अल्कोहल जानते हो, इथेनॉल, अगर हम इसको बर्न करें तो भी सेम प्रोडक्ट दिख रहा, हस्तु डिफरेंट नहीं, सबका सब वही मिलेगा। मतलब C2H5OH क्या है बदल, जमाल पढ़ो, अल्कोहल, इथेनॉल, ये वही इथेनॉल है बेटा जो बॉबी देओल अपने सर पे रख करके डांस कर रहा था जमाल पढ़ो में। हाँ वही इथेनॉल। अब इसको क्या करना है? लगा दो आग शराब में, जवानी उसमें।
ले बेटा लगा। हाँ बेटा जवानी, लगा दो आग शराब में जवानी, उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल जाए बाप की फुटानी उसको कहते हैं। इधर के बेटा 2 कार्बन है तो 2 CO2, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2, बाकी हीट प्लस एनर्जी। देख लो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेगा बच्चा, 2 2 जा 4 + 3 7, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, 3 2 जा 6। देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। देख लो बच्चा 2 कार्बन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 6 और 1 7 ऑक्सीजन, 2 2 जा 4 + 3 7 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। तो मतलब अल्कोहल को भी अगर तू आग लगाएगा ना तो उससे अल्कोहल में आग लगता है, एक काम करना, मुझे तो गुजरात अपना ड्राई स्टेट है, मतलब अपने को दमन जाने बोर्ड हो जाएगा, फिर बोर्ड के बाद चलना दमन। दमन में एक वाटर रिसोर्ट है, उसी के 10 किलोमीटर पहले एक शराब का खाना, वहाँ पे चेकिंग पोस्ट, वहाँ पे दारू बराबर की मात्रा में। मैं नहीं पीता बेटा, मैं साधु संत, आप दिख रहे, मैं बिल्कुल नहीं, काम ही नहीं करता बेटा। जय सिया राम, अल्कोहल पीना अपने को पीना नहीं, अपने को एक्सपेरिमेंट कर। अगर मान लो उधर नहीं है टेंशन मत ले, केमिस्ट्री लैब में भी, केमिस्ट्री लैब में जाना है, लाइटर ना लाइटर मिले तो 1 रुपये की माचिस, लैब को आग नहीं लगाना बेटा। इथेनॉल बराबर, इथेनॉल एक बॉटल में रखा होगा, वो कंसनट्रेटेड नहीं होगा, वो डाइल्यूटेड, अपने को कंसनट्रेटेड बनाना बराबर। कंसनट्रेटेड इथेनॉल बनाया, समझ आ गया बच्चे, भाग जाना ब्लास्ट कर जाएगा तो मर जाओगे। स्कूल के लास्ट डे पे हाँ जी, स्कूल के लास्ट डे पे करने का, पूरा स्कूल उड़ जाएगा। नहीं बेटा, फिर पता मार्कशीट कहाँ से लोगे, इसलिए नाम इसीलिए रहने देंगे बेटा। अपने को चाहिए, अपने को जस्ट बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है बच्चा। देख अपना इंडिया जो है ना थ्योरी पे चलती है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है इंडिया में, नाम मात्र के लिए लैब होता है, बच्चे को पढ़ना पड़ता है थ्योरी। अगर तू थ्योरी में अच्छे मार्क्स ला तो तेरी गिनती अच्छे स्टूडेंट में, प्रैक्टिकल में तू अगर मान ले 0 भी लाएगा ना, कोई खराब नहीं मानने वाला, और स्कूल वाले ऑटोमेटिकली 50 में से 25 दे देंगे, बिना मतलब बिना काम का 25 मिल जाए, थोड़ा मोड़ा काम कर लिया तो 45-50 ऐसे मिलता है। इसीलिए टेंशन मत ले, अपने को सीधे थ्योरेटिकली लिखना है, बोर्ड में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे। तो अल्कोहल को भी हमने कंबशन किया, हमको क्या मिला बच्चा, देख ले कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मिला जुला करके कार्बन का कोई भी कंपाउंड, कोई भी मतलब अल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी, तो अपने को एक CO2 तो पक्का मिलने वाला है, याद है। तो अपने NCERT में देख लेना, मीथेन को क्या होगा, इथेनॉल को क्या होगा, इथेनॉल को क्या होगा, इथानोइक एसिड को क्या होगा। तो हमने अल्केन को कर लिया, अल्कोहल को कर लिया, अब एक बार अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी करके देख। चल कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या एसिड में आग लगेगा कि नहीं लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। एसिड है तो एसिड तो आग ही पैदा करते हैं, पता है तुम लोगों को। एसिड बोले तो बाथरूम साफ करने वाला कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, CH3COH, इथानोइक एसिड। ये कहाँ मिलेगा, अपने को नाली वाले के पास चले जाना है, विनेगर, वो जो डालते हैं ना मंचूरियन के अंदर में खट्टा खट्टा जो लगता है, ऊपर से देखना जब तेरे को थोड़ा सैलाड देगा, उसके ऊपर में एक वाइट बॉटल में ऐसे फुचकारी मारते हैं, वो इथेनॉल पर एसिड 5% रहते, सिर्फ 5%, ओनली 5%। पूरे डब्बे अगर 1 लीटर पानी है उसमें 5 ml इथेनॉल। अब इस इथेनॉल एसिड को अपने को बर्न करना, लगा दे आग बिना, 2 कार्बन 2 CO, 4 हाइड्रोजन 2 H। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देख लो बच्चा, हीट एंड लाइट को सब में कॉमन ही है, 2 2 4, 4 2 6, यानी ये क्या करेंगे, लाइक 2H बोलेगा सर 2Q, 2 2 या 4 आना, ये भी 2 तो है, इसीलिए 2 मतलब मिला जुला करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले, और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेने के बाद उसको आग लगा, तेरे को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, जलाना। जैसे लकड़ी होता है, लकड़ी में हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी तेल डाल, मिट्टी तेल ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेट्रोल ऑर्गेनिक कंपाउंड, डीजल ऑर्गेनिक, सब आग। तेरे मोटर में क्या करता है, आग ही लगाता है, उसी वजह से तेरा मोटर चलता है। आग मतलब वो वाला आग नहीं बेटा,
बर्न होता है। बर्न करने की वजह से तेरा मोटर जो है रन करता है, स्कूटी चलती है, बाइक चलता है, गियर घूमती है, मोटर चलती है, बराबर। तो दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ कंबशन। ये कंबशन रिएक्शन। अब आ जाओ दूसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है? एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब किसी भी अल्कीन के अणु, अल्कीन याद रख लेना, अल्कीन या अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन या अल्काइन को जब तुम या तो हाइड्रोजन ऐड करो या हेलोजन ऐड करो, कोई भी चीज ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ, जैसे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों के प्रेजेंस में पैलेडियम, प्लैटिनम और तो हम लोगों का ये अल्कीन जो है अल्केन में बन जाता है, मतलब रिएक्शन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। इसी को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एडिशन रिएक्शन। बोलोगे सर एडिशन रिएक्शन मतलब ऐड करना? डेफिनेटली। एज फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं इथीन। इथीन में अगर तुमने हाइड्रोजन को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लैटिनम और निकेल, तो ये तुम्हारा CH3 मतलब ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH2 था CH3 हो गया, CH2 था CH3, दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन ने ले लिया और ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। अगर तुम बोलोगे सर ओनली हाइड्रोजन या हम दूसरे भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हो, कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा। अगर मान लो तुमने हेलोजन ले लिया CH इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो CH2Cl CH2Cl, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इसको कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स, याद रख लेना CH2Cl विसिनल डाइहैलाइड्स, ये तुम्हारा अल्केन या इथेन बन गया। तो हमेशा याद रखना जो भी चीज ऐड कर रहे हो अगर अल्कीन या अल्काइन वो पूरा ले लेता है तो उस रिएक्शन को एडिशन। यस, एडिशन का मतलब होता है जब कभी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, उस रिएक्शन को एडिशन कहते हैं। जैसे इथीन है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड C2H4, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड किया, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इसी रिएक्शन को कहा जाता है एडिशन। जैसे मान लो यहाँ पे वापस से अल्कीन था, मैंने क्लोरीनेशन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2Cl मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? एडिशन रिएक्शन। जैसे मान लें ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें 2 मोल्स ऑफ H, 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर 2 इधर, इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकेल, 2 हाइड्रोजन इधर डालोगे तो CH3 बन जाएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन इधर डालोगे ये भी सिंगल बॉन्ड बन गया इथेन। तो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाया जाता है तो उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। एडिशन रिएक्शन मतलब अपने को याद रख लेना है, अल्कीन हो या अल्काइन हो, इसको जब तुम अल्केन में कन्वर्ट कर देते हो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हो, इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन। गॉट इट? यस और नो? यस। अब आ जाओ बच्चा, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना, उसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे मान लो मीथेन को मैंने हैलोजिनेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये जो है मेरा बन जाएगा CH3Cl और HCl। बोलोगे सर कैसे हुआ? देखो बच्चा, ये रहा CH4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये रहा मेरा Cl2। जैसे ही पड़ा सनलाइट तो ये HCl टूट के बाहर और ये क्लोरीन इस कार्बन पे आ जाएगा, ये बन जाएगा CH3Cl और HCl जो है हमारा बाहर। इसी रिएक्शन को
सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? एक किसी एटम को हटा करके दूसरे एटम को उसके प्लेस के बदले डाल, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुमने क्लास 10 में मैथ्स में भी पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, याद आया? क्लास 10 चैप्टर नंबर पता नहीं, लेकिन वो चैप्टर नंबर आई थिंक 3 होगा। हाँ, 3 में वो 2 लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस होते हैं, उसमें x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो उस रिएक्शन से हम लोग यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ सर यहाँ पे CH3Cl है और इसको मैंने NaOH के साथ रिएक्शन किया और पूछूं तुमको भैया प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सीधा सीधी NaCl बाहर और CH3OH बनेगी। इसी रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चे ये एक्वस होना चाहिए, इसी रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट का मतलब तुम्हारे जीवन में दूसरा ऑप्शन, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा? जैसे मान ले कोई बच्चा बोलता है अरे सर बोर्ड में फेल हो गए, तो दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आया? एक बार फेल हुए तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। सर अगर मान लो दूसरी बार भी फेल हो गए, सर डिप्लोमा सब्स्टिट्यूशन, डिप्लोमा में भी फेल हो गए सर तो टेंशन नहीं बेटा, 10th पास का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। लेकिन अगर पास नहीं हुए सर तो अरे 18 साल का तो हो जाएगा ना बेटा, उसके बाद बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज को रिप्लेस करके दूसरी चीज। वैसे तुम लोग फेल नहीं होगा, तुम लोग एकदम पढ़ने वाला बच्चा है, एकदम शानदार। शानदार मतलब वो मूवी शानदार में बच्चे शानदार बराबर, इसलिए हिलना नहीं है, ढुलना नहीं है, अपने को याद रखना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है दूसरी उपाय। जैसे मान ले, ऐसे तुम लोगों के साथ ये सब नहीं शेयर करना चाहिए, भी बता रहा, अगर मान ले किसी की एक लड़की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली, क्या होगा? सर एक छोड़ के चली गई, दूसरी बुला लेंगे सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया बच्चा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब मत करना बेटा, लड़की के चक्कर में पड़ोगे बर्बाद हो जाओ। दुनिया में सबसे खतरनाक कोई एलिमेंट है उसको गर्ल्स खाए, तो लड़की के चक्कर में कभी मत पड़। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी, जब शादी विवाह होगा तब एकदम से देखा जाएगा। जय श्री राम तब तक करो बेटा, मर्यादा में रहो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में आ चुके हैं, इसलिए अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तीनों टाइप के रिएक्शन को याद रख लेना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट रिएक्शन है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन सर, व्हाट इज दिस एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? छांटना। एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चा एलिमिनेट करो। वही 10th वाला सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 वेरिएबल टू लीनियर इक्वेशन वाला जो था, उसमें से अपने को क्या करते थे? x को हटा देते थे, y की वैल्यू आ गया, y को हटा देते थे, x की वैल्यू। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया अपने को इसमें से ये जो कंपाउंड होगा इसमें से अपने को हाइड्रोजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को हटा देना, अल्केन से अल्कीन, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। जैसे एज फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कर CH2 CH3 है और CH2Cl है, ये क्लोरोइथेन। इसको जब हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो ये K और ये Cl बाहर हो जाएगा, ये H और ये OH, ये दोनों बाहर हो जाएगा। H और OH, K और Cl बाहर हो जाएगा, तो 2 बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, KCl बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। ये जो बाहर होता है एलिमिनेट होता है, इसी रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है अल्कीन को अल्कीन बनाना, अल्कीन को अल्काइन मतलब हटाना, हाइड्रोजन को डिक्रीज करना। क्योंकि चूंकि इसमें हाइड्रोजन भी हटाया है, हाइड्रोजन भी क्या है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को हटाया है। डी मतलब हटाना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये सब लेवल में पढ़ना है। अभी सिर्फ इतना समझ ले, जब हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड बनाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन,
अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाते हैं, एडिशन रिएक्शन। सेचुरेटेड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, कंबशन रिएक्शन। ये 4 टाइप के रिएक्शन याद रहेगा, यस और नो। फिर तीसरे पार्ट में आप देखोगे तो क्या, सैपोनिफिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे पार्ट में इतना ही, लाइक करना है तो कर दे, नहीं करना है तो भी टेंशन नहीं। मैं तेरे लाइक का भूखा नहीं हूँ, तेरे ऊपर उपकार कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूँ। करना है कर, ना करना है ना। ओके, आज कुछ नया मतलब वही पुराना था, क्योंकि पुराना फिर नया, नया मतलब कुछ नया एक्सेप्ट जो पड़ा हुआ है, बराबर। नया मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे वैसे तो पूरे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इम्पोर्टेंट है, बट क्लास 10 के हिसाब से जाए तो सिर्फ 2 ही, और एक है दारू और दूसरा विस्की। यस, एक बच्चा एक एसिड और दूसरा अल्कोहल। याद रख लेना बच्चा, यही 2 क्लास 10 के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक 2 ही देना तो थोड़ा 2-4 दे देती, लेकिन टेक्स्ट बुक वाले को बस 2 ही, क्योंकि 10th में बच्चे को पता चल जाना चाहिए अल्कोहल किसको कहते हैं, ताकि 11th से पी सके। और इथानोइक एसिड इसलिए कि भाई मंचूरियन के साथ जो अपने को चाहिए थोड़ा, देखिए इथेनॉल लोगे बेटा, चखना कुछ चाहिए, चखना के लिए बेटा। ये जो अपना दारू है, ये दारू में अपने को बस 3 चीज करना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसके केमिकल रिएक्शन। सेम थिंग अपने को, तुम्हारे पास अगर ये क्लास 10 साइंस का टेक्स्ट बुक हो तो याद रख लेना, इस टेक्स्ट बुक में, ये जो टेक्स्ट बुक है दिख रहा है बच्चा, ये टेक्स्ट बुक में तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 का जो पहला पेज होगा, उस पहले पेज पे ही अपने को दे दिया है इथेनॉल और इथानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट। ये देख ले बच्चा, हमारे पुराने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 है, नए में भी शायद वही होगा क्योंकि चैप्टर 5 में। तो इसमें ये जो टेबल 4.1 है, देख लो, अगर ना दिखे तो मैं क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज दिख रहा होगा तुम लोगों को। बोलोगे सर लिख दो ना बोर्ड पे, वो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ बच्चा देखिए, इसका पहले बता देता हूँ, ये कॉमन नेम, इसको कॉमन नेम में अल्कोहल कहा जाता है, अल्कोहल, और इसको कॉमन नेम में एसिडिक एसिड। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये 2 हम लोगों को याद रखना, बहुत ही कम होता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होना। देख लेना, इथानोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, मतलब समझ लो बेटा 273 प्लस 273 माइनस करेगा तो कितना होगा, 17 डिग्री सेल्सियस पे इथानोइक एसिड मेल्ट हो जाएगा। और बॉइलिंग की 390, 391 के। और आजा अल्कोहल को, जो हम लोग थोड़ा दारू की बात करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट करें तो 351 केल्विन। ये दोनों अपने को याद रखते हैं। और ये तुम्हारे, जैसे मैंने बताया, तुम्हारे पेज नंबर में 59 पेज नंबर में चले जाना क्लास 10 टेक्स्ट बुक में, उसमें ये 2 वर्ड जो है MCQ में आएंगे। MCQ, मेल्टिंग पॉइंट में बोल, इसका यूजेज मैं बोल देता हूँ। गाड़ी को पॉल्यूशन फ्री करना हो, तुम्हारे जहाँ पे मोबिल डाला है, जो ऑयल हम लोग बोलते हैं कैस्ट्रॉल ऑयल, वो कैस्ट्रॉल ऑयल में जो हम लोग जिस पार्ट में डालते हैं उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए इथेनॉल डालना है। क्या डालना है? इथेनॉल इज यूज्ड इन पॉल्यूशन फ्री फॉर पेट्रोल्स। बाकी शहरों में गैसोलीन में यूज़ किया जाता है पेट्रोल को पॉल्यूशन फ्री करने के लिए, याद रखें। बाकी हमारे यहाँ पता ही है तुम लोगों को, दारू का एक ही यूज़ है ना, सैनिटाइजर के रूप में, बाकी तो हम लोग कुछ करते हैं। ध्यान रख लेना, इथेनॉल का यूज़ जो है वहाँ पर होता है। इथानोइक एसिड में 5% इथानोइक एसिड विनेगर के रूप में यूजेज हम लोगों को कोई ज़्यादा नहीं याद रख लेना। ये MCQ में पूछा जाएगा, इसीलिए 1 मार्क्स पक्का तेरा इसमें से आता है। खाली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है। इसके जो मेन होते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे इथेनॉल है C2H5OH,
इसको जब तो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो C2H5Cl प्लस H2O बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl। ये भी रिएक्शन होता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेन जो इंपॉर्टेंट है याद रख लेना C2H5OH, इसको जब तुम इसी एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे CH3COOH इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दोनों का ये सेम कॉमन रिएक्शन है तो C2H5C डबल बॉन्ड OOCH, इसको बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? ईस्टर। और इसी रिएक्शन को ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यही ईस्टर जो है परफ्यूम्स में, डिओड्रेंट्स में यूज किया जाता है। तो ये ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आया बच्चा इथानोइक एसिड का। अगर हम इथानोइक एसिड को CH3COH अगर हम अल्कली के साथ रिएक्शन करें, NaOH के साथ रिएक्शन तो CH3COONA बनता है। क्या बनता है? CH3COONA प्लस H2O का फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथानोइक एसिड CH3COONA। ये सॉल्ट है बच्चा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। यही सोडियम सॉल्ट जब लॉन्ग चेन ऑफ एसिड के साथ रिएक्शन करती है, लॉन्ग चेन ऑफ एसिड बोलोगे सर लॉन्ग चेन मतलब स्टीरिक एसिड, जैसे 17 कार्बन C17H35 COOH, इसको कहा जाता है स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। और इसी स्टीरिक एसिड को जब तुम अल्कली के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम स्टीरेट बनेगा, सोडियम स्टीरेट। याद रख लेना, इसी को कॉमन लैंग्वेज में सोप कहा जाता है, साबुन। याद रखिएगा, यही है तुम्हारा साबुन। और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहीं से जन्म होता है इथानोइक एसिड से ही। जब हम किसी भी इथानोइक एसिड को, इथानोइक एसिड यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड को अल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मिलता है। ये जो सोडियम सॉल्ट है, इसी सॉल्ट के वजह से चाहे वो नहाने वाला साबुन हो, कपड़ा धोने वाला साबुन हो, डिटर्जेंट हो, टिकिया हो, इसका निर्माण हो। अगर ये ना हो, मतलब ये जो C17H35 COOH है तो स्टीरिक एसिड का है। और साबुन का कॉमन नेम, मतलब मार्केट में जो नाम है वो नहीं, साबुन नहीं, केमिकल नेम, कॉमन केमिकल नेम, उसको सोडियम स्टीरेट कहा जाता है। और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो मतलब इथानोइक एसिड से ही ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का जन्म हुआ। इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे सैपोनिफिकेशन में। एक तुम्हारा होगा मिक्सचर का फॉर्मेशन कैसा। तो सबसे पहले ये C17H35 COONA को तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कैसे ड्रॉ किया होगा पता है तुमको? देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 COON। बात समझ में आ रहा? अब ये कैटायन हो गया। इस एंड को याद रखना, एक आयोनिक एंड होता है, आयोनिक एंड। ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक एंड। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक, ये हाइड्रोजन को रिपेल करता है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। याद रखिएगा, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरा हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मतलब पानी से डरता है, ये पानी को हेट करता है, पानी से दूर भागता है, हाइड्रोफोबिक। पानी को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक। याद रखिएगा, इस 2 वर्ड को पूछा जाएगा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करना, फोबिक रिटेल। ये पूरा साबुन सॉल्ट है, सोडियम स्टीरेट। ये सोडियम स्टीरेट में C17H35 COONA में ये जो आयोनिक एंड होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है। और जब तुम्हारे जैसे मान लो कपड़े में किसी चीज़ का दाग लग गया, ये स्तंभ, ये दाग है तुम्हारा पनीर का दाग, तो मान लो पनीर खाते समय व्हाइट शर्ट पे तुम्हारा एक ड्रॉप ग्रेवी गिर गया,
अब वो ग्रेवी जो गिर गया तो पूरा पीला पीला हो गया। तुझे पता है कि ये सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, उसको जब तुम रब करोगे तो देखना तुम्हारा पीला जो है ऑरेंज में, मिथाइल ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया। अब अपने को उसको पूरा कंप्लीटली बाहर निकालो। तो अब जैसे ही तुम कोई तेल है, ऑयली पार्ट है, ऑयल पार्ट है यहाँ पे, तो उस पर पानी डालोगे तो पानी को अट्रैक्ट नहीं करता। तुम देख लेना कहीं पे भी, हाथ पे भी, अगर तुम मान लो हाथ से खाना खाए हो और बहुत ही ज़्यादा तेल था सब्जी में, अब तुम पानी डालो तो पानी फिसल जाता है। ये जो फिसलता है इसको हाइड्रोफोबिक एंड कहते हैं, पानी दूर भागता है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे हाथ में तेल लगा होता है तो हम हैंड वॉश लेकर के हैंड वॉश लेते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, तो अब देखना तेल पूरा हाथ से बाहर निकल गया। मतलब वही सेम रिएक्शन, कपड़े में वो तेल लगा हुआ है, तो ऑयली पार्ट लगा हुआ है, पानी डालेंगे तो वो तेल पानी को बाहर भगाएगा। अब हम उसको साबुन से जैसे ही पानी डालने के बाद ऐसे रब किया, तो जैसे ही तुम रब करोगे वो तेल हाइड्रोफिलिक एंड के साथ बाहर हो जाएगा, पानी इसके अंदर में घुसेगा। अब जो तुम्हारा पूरा स्ट्रेन है वो बाहर हो जाता है। ये जो पूरा मैकेनिज्म बताया है, इसको क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सोप फॉर्मेशन, किस तरह से साबुन काम करता है, मिसल्स, स्कम, ये कैसे काम करता है। किसी भी दाग पर तेल कभी भी पानी को अट्रैक्ट नहीं करते। यही रीजन है, देखना तेरी मम्मी सब्जी जब बनाती होगी तो कढ़ाई में तेल रहता है, फिर वो सारा तेल वो सब्जी जो है एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद लास्ट में वो ग्रेवी डालती है तो जाकर, फिर भी अगर ज़्यादा तेल है तो देखना पूरा ग्रेवी में एकदम ऑयली ऑयली ऑयली। वो बहुत ही ज़्यादा तेल खाना पेट के लिए हानिकारक है। वो देख रहे हो मेरा तोंद निकल गया, पहले बहुत ज़्यादा ऑयल खाता था, अब रेड्यूस कर दिया। तुम लोग भी कम खाना बेटा, क्योंकि तुमने क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है एक रिएक्शन, कौन सा था पता है तुमको? नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। रेंसिडिटी, एक्सेस ऑफ ऑयल एंड फैट्स destroy the food, it gives a very bad smell, just like a sour in taste, and that is bad thing very, and it gives you acidity inside your stomach. इसीलिए कम तेल खा, अंदर रख, स्लिम बॉडी, बम बम बॉडी, लेस देन बॉडी, डोंट मेक जेठालाल बॉडी, बराबर। अब आजा बच्चा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, ये सारा रिएक्शंस करने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर डन है। पूरे एक्सरसाइज में सबसे पहले याद रख लेना, जितना भी रिएक्शंस है, जो इंटेक्स के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल्स है, पिछले साल के बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन है, उसको ट्राई टू सॉल्व इट। जो ना बने कमेंट बॉक्स में डाल देना सर, प्लीज़ इन सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बना दो, तुम्हारे लिए बना दो, बढ़ने वाला है। मैं कभी वैसे बच्चों का दिल नहीं तोड़ता जो कमेंट करके बताते हैं कि सर ये वाला वीडियो बनाओ, और मैं ना बनाया हूँ तो देख लेना आज का रिकॉर्ड मेरे किसी भी वीडियो सेक्शन में जाकर के कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना। बच्चों ने अगर डिमांड किया है तो उसके डिमांड को पूरा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसीलिए उनके चॉइस को मैं अपना चॉइस मानता हूँ। तो अगर तू पढ़ने वाला है तो बच्चा पढ़, लिख, इंटेक्स, एक्सरसाइज, पुराने साल के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को सॉल्व कर ले। कुछ भी डाउट हो फ्री ऑफ कॉस्ट में कमेंट कर, फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो देख, फ्री ऑफ कॉस्ट में घर जा, बाय बाय, सो जा, गुड नाइट, छपा।